नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार सिरार और आज से हम हिस्ट्री का सेगमेंट स्टार्ट करेंगे और आपका एकलव्य क्लासेस में स्वागत है। जैसे हम हिस्ट्री को बड़े बेसिक तौर पर पढ़ेंगे, जिसमें पहले हिस्ट्री को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम इसके सोर्स को पढ़ेंगे। जिस तरीके से हम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ पढ़ने के लिए हमें सूत्रों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें हिस्ट्री पढ़ने के लिए भी कुछ बेसिक रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आइए देखिए, इतिहास। जो इतिहास है वो, इसको यदि हम बांट कर देखें तो धन इति धन हा धन आस, आप इस तरीके से इसको तोड़कर पढ़ सकते हो। इसका जो अर्थ है वो क्या हुआ है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ। और आप लोगों को ये भी हम बता देते हैं कि जो आज हमारी क्लास होने वाली है वो वनडे एग्जाम को दृष्टि में देखकर कर रहे हैं। इसमें आरओ, एआरओ और पीसीएस को टच करते हुए, प्री को टच करते हुए निकलेंगे। ठीक है, तो इतिहास जो है वो इति धन हा धन आस शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। ठीक है, अब भारतीय इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास को जानने के सिर्फ दो स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं? दो सोर्स होते हैं। एक तो होता है पुरातात्विक साक्ष्य, और दूसरा होता है साहित्यिक साक्ष्य। देखो प्यारे बच्चों, हमने आपसे कहा था कि जब हम मैथ पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक रूल्स की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से इस हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य, दो रूल्स की जरूरत पड़ती है। हमें इन्हीं के आधार पर हिस्ट्री को पढ़ना है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या कहलाते हैं? जैसे सिक्के हुए, मनके हुए, ईंट हुई, कोई इमारत हुई, ये किस में चले जाएंगे? पुरातात्विक साक्ष्यों में चले जाएंगे। इसके अलावा साहित्यिक साक्ष्यों में क्या आ जाएगा? वेद आ जाएंगे, पुराण आ जाएंगे, वेदांग आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे, तरह तरह के, जैसे अर्थशास्त्र आ जाएगी, मुद्रा राक्षस आ जाएगी, इस प्रकार के ग्रंथ इसमें आ जाएंगे। चूंकि पुरातात्विक साक्ष्य जो है सबसे पहले आए, इसी कारण इसको प्राथमिक साक्ष्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक सोर्स, यानी प्राथमिक साक्ष्य भी कहा जाता है। चूंकि साहित्यिक साक्ष्य बाद में आए, इसी कारण इसको द्वितीयक या सेकेंडरी सोर्स भी कहा जाता है, द्वितीयक साक्ष्य भी कहा जाता है। तो मान के चलो, इन्हीं दोनों प्रकार के साक्ष्यों के आधार पर हम इतिहास की जो है जानकारी जुटाते हैं। क्या करते हैं? इतिहास की जानकारी किसके आधार पर जुटाते हैं? इन दोनों के आधार पर, एक प्राथमिक साक्ष्य यानी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर। इसके अलावा अब इतिहास क्या है, हमें यह पता करना है कि इतिहास क्या है। पहला पॉइंट तो क्या आता है? इतिहास क्या है? तो यदि हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो अतीत की जानकारी को पता करके, अतीत की जानकारियों को वर्तमान में पता करके उनके बारे में एनालिसिस करना ही हिस्ट्री है। या फिर आप ये कह सकते हो कि अतीत की जानकारियों का एक जो इकट्ठा स्वरूप हम कर देते हैं वो क्या है? इतिहास है। मतलब अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। वैसे इतिहास की कई परिभाषा हो सकती हैं, लेकिन हमें एक दो परिभाषाओं को जानना है। ठीक है, तो इतिहास क्या है? अतीत की घटनाओं को जब हम इकट्ठा कर देते हैं, एक जगह रख देते हैं, तो वो क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। जैसे सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ, ये क्या है? इतिहास है। या वेदों की रचना हुई, ये क्या है? हमारा इतिहास है, क्योंकि ये घट चुकी हैं। जो घटनाएं अतीत में घट चुकी हैं और जिनका अध्ययन हम वर्तमान में कर रहे हैं, वो सब क्या है? इतिहास है। इसके अलावा इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? क्यों पढ़ना चाहिए? आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यों पढ़ना चाहिए इतिहास। तो इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जो प्राचीन काल में घटनाएं घटित हुई हैं
उन घटनाओं से हमें वर्तमान में क्या लेना है, सीख लेना है और भविष्य में उनका क्या करना है, सही तरीके से प्रयोग करना है। जैसे अशोक ने कुछ जन कल्याणकारी कार्य किए, हर एक नगर में हॉस्पिटल्स खुलवाए, वहां पर कुछ पेड़ पौधों को लगवाए, यानी जैव विविधता को क्या दिया, संरक्षण दिया। तो ये बहुत अच्छा सकारात्मक पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, अतः इसको हम वर्तमान में सीखकर भविष्य में फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा कारण ये भी है कि अशोक ने कई ग्रंथों से पता चलता है कि अपने 99 भाइयों को मारकर राजगद्दी को प्राप्त किया था। तो यह क्या है, नकारात्मक काम है, हमें इसको नहीं लेना है, इस तरीके में हमें सुधार करना है और भविष्य में इस तरीके के कृत्य नहीं करना है। तो हमें जो इतिहास जानकारी देती है वो घटनाओं की जानकारी देती है। घटनाएं वो सामाजिक हो सकती हैं, आर्थिक हो सकती हैं, राजनीतिक हो सकती हैं। जब इन घटनाओं को इकट्ठा कर दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है, इतिहास बन जाता है। क्लियर, इसलिए हमें इतिहास पढ़ना आवश्यक है। इसके अलावा हम लोग अब सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इतिहास में क्या क्या सिलेबस होता है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इतिहास में सबसे पहले आधुनिक काल आएगा, फिर प्राचीन काल आएगा, फिर मध्यकाल आएगा, फिर आधुनिक काल आएगा। प्राचीन काल में हम सामान्यतः प्राचीन काल को 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। जैसे प्राचीन काल, प्राचीन काल में हमने सबसे पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, बड़े गौर से इस चीज को आप एनालिसिस करना, सुनना, क्योंकि यहां से बेसिक आने वाला है। मतलब प्राचीन काल को प्रागैतिहासिक काल, इसके बाद हम बांटेंगे आदि ऐतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल, और आदि ऐतिहासिक काल के बाद आएगा आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, तो इस प्रकार से हमने प्राचीन काल को 3 भागों में, कालखंडों में बांटकर देखा है। अब कहना सर इसे प्रागैतिहासिक काल क्यों कहते हैं, इसे आदि ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं, इसे ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं? तो देखो, प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस काल में मानव ना तो पढ़ना जानता था और ना ही लिखना जानता था, या मानव की जो गतिविधियां होती थीं ना तो उनकी जानकारी हमें लिखित स्वरूप में नहीं प्राप्त होती है। इस काल का मानव ना पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था, इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं करता था वो। ठीक है, तो इस काल की जो प्रागैतिहासिक काल है, इस काल के मानव की ये घटनाएं हैं, इनका कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है, इसी कारण इसको क्या कहा गया, प्रागैतिहासिक काल कहा गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रखेंगे हम, इसकी जानकारी कैसे मिलती है सर? अब जैसे मैंने कहा था कि हिस्ट्री की जानकारी 2 सोर्स पर मिलती है, एक तो पुरातात्विक साक्ष्य और एक साहित्यिक साक्ष्य। सर जब पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो साहित्यिक साक्ष्य तो यहाँ आया नहीं है, तो कौन से साक्ष्यों के आधार पर हम इनकी जानकारी कर रहे हैं बेटा? इनकी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं साहित्यिक पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। अर्थात इनकी जो जानकारी मिलने वाली है वो किसके आधार पर मिलने वाली है? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलने वाली है। अब मैं आपको बता चुका था कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं बेटा। तो पुरातात्विक साक्ष्य जो होते हैं वो मन के होते हैं, ईंट होते हैं, या प्राचीन काल के मानव ने जो अवशेष छोड़ दिए। अवशेष का मतलब जो चीजें खराब हो गई उनको छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए, जैसे उनके रोजमर्रा के डेली के जो यूज में आने वाले बर्तन हैं, मृद भांड हैं, उनके रहने के स्थान हैं, इमारतें हैं, उन सब पर हम लोगों ने फोकस किया, हमारे इतिहासकारों ने, और उनसे जानकारी कलेक्ट की और वो जानकारी हमारे सामने रखे। ठीक है, तो इस काल की जो जानकारी है वो हमें किससे मिल रही है? पुरातात्विक साक्ष्यों से मिल रही है। अब इस कालखंड में हम किस किस को रख सकते हैं? इस कालखंड में रख सकते हैं हम पाषाण काल को। किसको रख सकते हैं? पाषाण काल को। पाषाण काल जो है, अब पाषाण काल को भी हम 3 भागों में डिवाइड करके देखेंगे, है ना। तो इस काल में हम पाषाण काल को रख सकते हैं। जैसे पाषाण काल में सबसे पहले हम पुरापाषाण काल को पढ़ेंगे, पुरापाषाण काल, फिर हम पढ़ेंगे इसी में मध्यपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और फिर जो आने वाला है वो आने वाला है नवपाषाण काल। क्या आने वाला है? नवपाषाण काल। लेकिन अब
प्रश्न ये उपस्थित होता है कि सर इसका बंटवारा आप कैसे कर रहे हो, इसका वर्गीकरण कैसे हो रहा है, आप इस काल को 3 भागों में क्यों बांटा है। तो बेटा मोटे मोटे तौर पर देखिए, आप भी अपने जीवन को कई कालखंडों में बांटकर पढ़ सकते हैं। जैसे आप अपने जीवन को मोटे तौर पर 3 भागों में बांट लीजिए। जब आप जन्म से लेकर 20 साल तक, और 20 से लेकर 40 साल तक, और 40 से लेकर 60 साल तक। और जब आप देखोगे कि आप जब बच्चे से लेकर 20 साल तक थे, उस काल की आपकी एक्टिविटी कुछ और थी। फिर 20 से 40 साल तक जब आप आए तो उस काल की एक्टिविटी कुछ और थी। और फिर 40 से 60 साल तक जब आप गए तो आपकी एक्टिविटी कुछ और थी। जो आपने बचपन में किया, जो 14-15 साल में आप कर सकते हो, वो मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो 25-30 साल की एज में ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप समझदार हो जाते हो। और जो 25-26 साल में जो जज्बा आप में करने का होता है, मैं गारंटी देता हूं कि आप 50 साल में नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उस समय आप वृद्ध अवस्था में पहुंचने वाले होते हो, बड़े शांत हो जाते हो। तो मतलब आपके काल को आपकी एक्टिविटी के आधार पर 3 भागों में बांटा है। कितने आधार पर बांटा है? 3 भागों में बांटा है। तो उसी प्रकार से हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है तकनीकी आधार पर। क्योंकि जो इस काल, तकनीकी का मतलब होता है जब तकनीकी में परिवर्तन आता है तो फिर कालखंड में भी परिवर्तन आ जाता है। इस बात को समझ लेते हैं। देखो, मेरा कहने का मतलब है कि मान के चलो कि जब लोहा नहीं था तब उत्पादन नहीं हो रहा था। लोहा आया, लोहे ने क्या किया? खेत को जोता, और खेत को जब गहरी से उसकी जुताई हुई तो कृषि का क्या हुआ? प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, कृषि ज्यादा बड़ी मात्रा में अनाज आया, अनाज से क्या हुई? बचत हुई, और बचत ने क्या हुआ? आपके जीवन को बना दिया। ठीक है, तो पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर हम आदि ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। अब आदि ऐतिहासिक काल के बंटवारे का कारण क्या है? देखो, इसमें क्या है कि इसमें इसकी जो है, इस काल के लोग बाग पढ़ना तो जानते थे। क्या होते थे? पढ़ना तो जानते थे, लेकिन इनकी जो पढ़ने की जानकारी है वो आज तक, जो पढ़ना जानते थे उनका लिखित जानकारी नहीं मिलती है। जो इनकी लिपि, ये लोग लिपि के आविष्कारक तो थे, लेकिन इनकी लिपि को हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए। जैसे आदि ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता को लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, और फिर लेंगे हम क्या? वैदिक सभ्यता। तो इसमें क्या है, इनकी जो जानकारी है वो भी कहीं ना कहीं पुरातात्विक साक्ष्यों पर टिकी हुई है, क्योंकि इनकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि को। अब कहोगे सर इसकी लिपि क्या थी? इसकी लिपि का नाम था सिंधु लिपि, क्योंकि ये इसका जो जन्म हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कहाँ हुआ था? सिंधु नदी के किनारे हुआ था। इसी कारण इसको क्या कहा गया? सिंधु लिपि कहा गया। लेकिन यह आज तक पढ़ी नहीं जा चुकी। इसके पीछे के कई रीजन है, वो हम आपको आने वाली क्लास में बताएंगे। इसके बाद ऐतिहासिक काल का मतलब ऐसा है जिस काल की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। किससे मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्यों से भी मिलती है, और साथ में हमें साहित्यिक साक्ष्यों से भी मिलती है। तो ऐसे काल को हमने क्या कहा बेटा? ऐसे काल को हमने क्या कहा? ऐतिहासिक काल। मतलब जिस कालखंड की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों से प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं कि उस काल के मानव पढ़ना तो जानते थे लेकिन लिखना नहीं जानते थे, उसे क्या कहा गया? आदि ऐतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल क्या कहा गया? उस काल को कहा गया जिस काल के मानव पढ़ना लिखना दोनों नहीं जानते थे, और इनकी जो जानकारी का स्रोत है ओनली सिर्फ क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। उसे क्या कहा गया? प्रागैतिहासिक काल कहा गया। अब ऐतिहासिक काल में आ जाएगा आपका बुद्ध काल, यानी महाजनपद काल। इसके बाद आ जाएगा आपका मौर्य काल। क्या आ जाएगा आपका? मौर्य काल। मौर्य काल के बाद आ जाएगा आपका मौर्योत्तर काल। क्या आ जाएगा? मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल के बाद आपका आने वाला है गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद जो आपका आएगा वो आएगा गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल के बाद आने वाला है आपका राजपूत काल, और राजपूत काल के बाद आपकी कौन सी हिस्ट्री लग जाएगी?
मध्यकाल लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पूरी हिस्ट्री का बंटवारा आपके सामने रख दिया है। किस तरीके से हिस्ट्री का बंटवारा हुआ है, हमें कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे। और प्रागैतिहासिक काल में हम बात किसकी करेंगे? सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ हुआ, मानव का जो स्वरूप था वो कैसा था, मानव जो था, मानव क्या करता था उस समय, फिर धीरे धीरे उसमें चेंज कैसे आए, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल, चूंकि हम आपको बता चुके बेटा कि प्रागैतिहासिक काल की जानकारी का एकमात्र सोर्स क्या है, इसकी जानकारी का एकमात्र सोर्स है आपके पास पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य। और अब हम पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में आपको बता देते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या है। जैसे ईंट है, मनके हैं, उनके द्वारा प्रयोग में लाए गए उपकरण हैं। उपकरण का मतलब हथियार, मतलब छोटे छोटे औजार जिनसे वो जानवरों को मारते थे, वो उपकरण हैं। उनके उपकरण के साथ उनके रहने के स्थान हैं, मतलब गुफाएं हैं। आप गुफाएं हैं, इनको भी आप क्या ले सकते हो, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य में ले सकते हो कि गुफाओं में संबंधित, जैसे उनके हड्डियां हैं, क्या हैं, हड्डियां हैं, अवशेष हैं, इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप इसको ले सकते हो पुरातात्विक साक्ष्यों में। इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल में हम बता चुके हैं कि इस काल का मानव ना तो पढ़ना जानता था और ना ही लिखना जानता था, इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं करता था वो। अब प्रागैतिहासिक काल में जैसे हम पढ़ते हैं कि मानव का सर्वप्रथम जन्म कहाँ हुआ और उस मानव का नाम क्या है, इसके बाद कौन सा मानव आया, फिर कौन सा मानव आया, फिर लास्ट में क्या आया, होमो सेपियंस आया। तो इसमें एक मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलेपिथेकस, आप याद, थोड़ा ये नाम काफी थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑस्ट्रेलेपिथेकस मानव, सबसे पहले इस दुनिया में आने वाले मानव का नाम क्या था, ऑस्ट्रेलेपिथेकस मानव था। ये मानव सबसे पहले दुनिया में आया था, ठीक है। तो सबसे पहले आया था और कहाँ सबसे पहले आया था, इसी कारण इसको कहते हैं मानव जाति का आदि पूर्वज। क्या कहते हैं इसे, मानव जाति का आदि पूर्वज। मानव जाति का आदि पूर्वज इसे कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया में सबसे पहले आने वाला मानव था। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, ये मानव जो था आधा वो नर था और आधा नर था और आधा क्या था, मानव था। मतलब नर मतलब आदमी था और आधा थोड़ा जानवर की फॉर्म में था, थोड़ा कपी की फॉर्म में था, है ना। तो आधा नर था और आधा कपी की फॉर्म में था, यानी बंदर की फॉर्म में था। इसी कारण इसको कहा गया आद्य मानव। क्या कहा गया, आद्य मानव, आधा अधूरा था। आद्य मानव को ही इसका दूसरा नाम क्या है, होमोनिड। क्या है, इसको होमोनिड भी कहा जाता है, होमोनिड। होमोनिड यानी इसे आद्य मानव या प्रोटो मानव क्या कहा जाता है, इसे प्रोटो मानव भी इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रोटो मानव। अब दूसरी बात ये आती है कि ये जो मानव है ऑस्ट्रेलेपिथेकस मानव है, तो ये मानव का जन्म कहाँ हो रहा था, अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ हुआ था इस मानव का जन्म, अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। अब चूंकि आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पड़ता है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, उस देश का नाम है साउथ अफ्रीका। क्या नाम है, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में एक क्षेत्र है, एक रीजन है, यानी क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है ट्रांसवाल क्षेत्र। क्या है, ट्रांसवाल क्षेत्र। इस ट्रांसवाल क्षेत्र में कुछ समय पहले कुछ अवशेष मिले
उन्हीं अवशेषों को कलेक्ट करके कुछ परीक्षण किया गया, उसी अवशेषों को नाम दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव को। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का जो जन्म हुआ था वो अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पड़ता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र में सबसे पहले इस प्रकार का मानव देखा गया था। तो अब आपसे प्रश्न ये उपस्थित होता है, आपसे ये पूछा जाएगा, यदि आपसे ये क्वेश्चन आपको बता दिया जाए कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो, आपसे पूछा जा सकता है कि मानव का जन्म हुआ था, मानव का जन्म हुआ था, यहां से इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये उत्तरी गोलार्ध में, बी दक्षिणी गोलार्ध में, सी दोनों में, डी कोई नहीं। तो अब जब तक आपको ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं होगा तो आप इस पर क्या नहीं कर सकते हो, टिक नहीं कर सकते हो, इसका सही आंसर पता नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं बताने वाला हूं आपको इसका सही आंसर। देखो, अफ्रीका महाद्वीप का जो साउथ अफ्रीका है वो सबसे नीचे पड़ता है, चूंकि और भूमध्य रेखा आपकी थोड़े ऊपर से जाती है। कहां से जाती है? ऊपर से जाती है, विक्टोरिया झील से होती हुई। तो मतलब इसका जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था बेटा? दक्षिणी गोलार्ध में हुआ था। तो सबसे पहले मानव का जन्म किस गोलार्ध में हुआ? दक्षिणी गोलार्ध में हुआ, और उस मानव को क्या कहा गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव कहा गया। फिर देखो, मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे जो दादाजी थे उनकी एक्टिविटी कुछ और थी, जो पिताजी थे उनकी एक्टिविटी कुछ और थी, और आज हम लोग हैं, हमारी एक्टिविटी कुछ और है। कारण क्या है? दादा के जो क्रियाकलाप थे उस समय की तकनीक कुछ और थी, टेक्नोलॉजी कुछ और थी। पापा के समय की टेक्नोलॉजी कुछ और है, हमारे समय की टेक्नोलॉजी कुछ और है। जीवन तीनों का वही है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने जीवन की गतिविधियों को चेंज कर दिया है। या सुनो, दादाजी पहले कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाने के लिए पैदल जाया करते थे, लेकिन पापा के जमाने में थोड़ा मोटरसाइकिल आ गई। इसके बाद हमारे जमाने में उससे भी तेज वाहन आ गए, जैसे रेल आ गई है, 4 व्हीलर आ गई है। तो देखो, एक्टिविटी चेंज हो गई। किसने एक्टिविटी चेंज की? तकनीकी ने। ठीक है, तो उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव के जो पूर्वज, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मान के चलो जो बच्चे हैं, वो आगे बढ़ेंगे तो वो अलग तरीके की एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो मानव आया वो मानव कौन था? होमो हैबिलियस मानव। एक कौन मानव था? होमो हैबिलियस मानव था। इस मानव को कारीगर मानव कहते हैं। इस मानव को क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? आपसे पूछा जा सकता है कि किस मानव को कारीगर क्या काम करता है? कारीगर कुछ ना कुछ बनाता है ना। जो कोई काम करके कुछ चीजों को बनाता है वो कारीगर होता है। जैसे आपके यहाँ मकान का काम करने आते हैं, कहते कारीगर आ रहे हैं, या सुनो। तो उसी प्रकार से ये मानव क्या है? कारीगर मानव है। क्यों? क्योंकि इसने सबसे पहले पत्थर के उपकरण बनाना प्रारंभ किया था। पत्थर के उपकरण बनाना, जो स्टोन के टूल्स हैं, वो सबसे पहले किस मानव ने बनाना प्रारंभ किया था? होमो हैबिलियस मानव ने किया था। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस मानव ने सबसे पहले पत्थर के उपकरण बनाना प्रारंभ किया था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस या होमो सेपियंस। तो सबसे पहले पॉइंट हमने बोला है, तो सबसे पहले यदि कोई किसी मानव ने पत्थर के उपकरण बनाना सीखा था तो वो कौन था? होमो हैबिलियस मानव था, और उसे क्या नाम दिया गया था? कारीगर मानव का नाम दिया गया था। इसके बाद जो मानव आने वाला था उस मानव का नाम था होमो इरेक्टस मानव। क्या नाम था? होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस मानव जो था, इस मानव ने ही सबसे पहले आग का आविष्कार किया था। आग का आविष्कार। प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मानव था जो सबसे पहले आग से परिचित हुआ था? तो वो कौन था? होमो इरेक्टस मानव था।
इसके बाद यह पहला मानव था जो बिल्कुल सीधा खड़ा होकर चलता था। क्या होकर चलता था? सीधा खड़ा होकर चलता था। इसके पहले के जो मानव थे उनकी पीठ की रीढ़ की हड्डी थोड़ी लूज थी और वो थोड़े मतलब झुके हुए थे, लेकिन धीरे 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 मानव क्या आता गया, जानवर से इंसान बनने की फॉर्म आती गई। ठीक है, तो ये कैसा सीधा खड़ा होकर चलता था। मेरा कहने का मतलब है पहले जो मानव था वो आधा जानवर था और आधा नर था, आधा बानर था और आधा नर था। मान के समझ रहे? आधा वानर था, मैं वानर की बात कर रहा हूं। मतलब मानव जो है वो धीरे धीरे जानवर की पद्धति से निकल कर मानव बना है। आप देखो जानवर की पूरी बॉडी में बाल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हुआ तो मानव के ये सब चीजें एक्टिविटी भी चेंज होती गई, तो होमो इरेक्टस मानव आ गया। इसके बाद यदि कोई मानव आने वाला था, अब जो मानव आने वाला है वो है होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस मानव है। होमो सेपियंस जो मानव है वह हमारा पूर्वज है। यह क्या है? हमारा पूर्वज। आदि पूर्वज कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, मानव जाति का। लेकिन हमारा पूर्वज कौन है? होमो सेपियंस है। दोनों में कंफ्यूज मत होना आप। मानव जाति का आदि पूर्वज आपसे पूछा जाए तो आप किस पे टिक करोगे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस पर बात करोगे। लेकिन आज के वर्तमान युग के मानव का पूर्वज कौन है? होमो सेपियंस। वहां आदि लग जाएगा, इसमें आदि नहीं लगेगा। तो होमो सेपियंस पहला ज्ञानी मानव था। पहला क्या था? ज्ञानी मानव था। इसकी सोचने समझने की जो बुद्धि थी वो बड़ी अपने अन्य पूर्वजों की अपेक्षा काफी तेज तर्रार था। ये जो होमो सेपियंस के पूर्वज कौन है? होमो इरेक्टस है, होमो हेबिलियस है और ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। इनकी अपेक्षा होमो सेपियंस ज्यादा तेज बुद्धि का था और ज्यादा शारीरिक गट्स भी इसके अच्छे हो चुके थे, क्योंकि पहले जो मानव होता था उनका पेट काफी बड़ा होता था और सर छुटका सा होता था। अब सोचो, सर इतना सा होगा, छुटका सा होगा, तो उसका दिमाग कैसे चलेगा? और पेट कितना होता था? इतना बड़ा होता था। और पेट इतना बड़ा होगा तो दिन भर वो खाने में लगा रहेगा, समझ रहे? तो दिमाग चलाने की क्या नहीं होगी, उसकी फुर्सत ही नहीं होगी। जब पेट धीरे धीरे वायु मतलब जैसे जैसे एनवायरमेंट बदल रहा था, पेट कम हो रहा था और सर बढ़ रहा था, मतलब सोचने की क्षमता बढ़ रही थी और खाने की क्षमता घट रही थी। ठीक है, तो होमो सेपियंस ज्ञानी मानव, और ज्ञानी को कहा जाता है प्रज्ञ। क्या कहा जाता है? प्रज्ञ। तो इसे हम प्रज्ञ मानव भी कहते हैं। तो यह क्या है? हमारा पूर्वज है। ये हमारा क्या है? हमारा पूर्वज है। हमारे पूर्वज का नाम क्या है? ज्ञानी मानव, होमो सेपियंस है। क्लियर? तो इस प्रकार से सबसे पहले बच्चों कौन आया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव आया, फिर होमो हैबिलियस मानव आया, फिर होमो इरेक्टस मानव आया और फिर कौन आया? होमो सेपियंस आया। क्लियर? इसके अलावा हम देखने वाले हैं अब कि अब हम प्रागैतिहासिक काल का बंटवारा करते हैं पाषाण काल। और पाषाण काल के बारे में जब हम देखते हैं तो पाषाण काल को हमने कितने भागों में बांटा था? 3 कालखंडों में बांटकर देखा था पाषाण काल। तो पाषाण काल में देखो, अब यहां से थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। पाषाण काल का मतलब है इसे 3 भागों में बांटा है। पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, इसके बाद आया आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल के बाद आया आपका नव पाषाण काल। अब चूंकि बेटा हमने आपको बताया था कि इसके बंटवारे का रीजन क्या है, तो बंटवारे का रीजन क्या है? इसके बंटवारे का रीजन, इसका बंटवारे का कारण क्या है? तो आप बताओगे तकनीकी परिवर्तन। क्या है? तकनीकी परिवर्तन। देखो बेटा, जैसे जैसे तकनीकी में परिवर्तन आता है मानव समाज बदलता जाता है। पहले मोबाइल नहीं होते थे तो मानव समाज की जो एक्टिविटी थी कुछ और थी। आज मोबाइल आ चुके हैं, स्मार्टफोन आ चुके हैं, तो आज की जो समाज है वो बदल चुकी है। लेकिन दादाजी के जमाने की समाज कुछ और थी, क्योंकि उनके पास ऐसी तकनीक नहीं थी। मेरा कहने का मतलब है पहले लोग बैलगाड़ियों से जाते थे, बैलगाड़ियों के बाद किस पर जाने लगे? बसें आ गई, रेलगाड़ियां आ गई, आज वायुयान आ गए। समझ रहे आप? तो जैसे जैसे तकनीकी आ रही है वैसे वैसे मानव समाज उतनी ही तेजी से बदल रहा है। समझ रहे? और जैसे जैसे देखो, पहले मानव का जो जीवन था बड़ा
कठिन था, काफी डिफिकल्ट था, काफी जटिल था। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से संघर्ष कर रहा था, आधे नर और आधे बानर की फॉर्म में था। लेकिन आज का मानव देखो कितना इजी जीवन है। मतलब जो इतिहास है वो कठिनता से सरलता की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है? कठिनता से सरलता की ओर जा रहा है। ऐसा मानव का जीवन सरल क्यों बन रहा है? क्योंकि न्यू न्यू तकनीकें आ रही हैं, नवाचार आ रहे हैं, विज्ञान में हम लोग प्रगति कर रहे हैं। और जैसे जैसे जितनी नई नई तकनीकें आती जाएंगी, मानव का जीवन उतना अच्छा और उतना बेहतर और समृद्ध होता जाएगा, है ना। आज देखो आपके पास स्मार्टफोन आ गए, तो आज हम आप तक पहुंच गए स्मार्टफोन और नेट की बदौलत। क्या आज ये 20-30 साल पहले क्या ऐसा संभव था? नहीं था। आपको खुद बड़े बड़े शहरों में जाकर कोचिंग लेनी पड़ती थी। उसका कारण क्या था? तकनीकी नहीं थी। अब तकनीकी ने हम दोनों को जोड़ दिया, हम लोगों को जोड़ दिया, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो ये सब तकनीकी का काम है। इस समय तकनीकी कुछ और थी, तो इस काल का मानव कुछ और था। जब इनके बच्चे पैदा हुए वो यहाँ पर आए, लेकिन उनने कुछ नई तकनीक का आविष्कार कर लिया, तो भाई यहाँ का जीवन कुछ और हो गया। फिर इनके बच्चे आए, इनने कुछ नई तकनीकों का आविष्कार किया, और यहाँ पर मानव का जीवन कुछ और हो गया। तो जैसे जैसे मानव के हाथ में तकनीक लगती जाएगी, मानव का जीवन बदलता जाएगा। ठीक है, पूरा खेल है तकनीकी का। ठीक है, तो जब हम पुरापाषाण काल में देखेंगे, तो पुरापाषाण काल में जब हम लोग पढ़ने के पहले एक बात याद रखेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं। जीवन किसी का भी हो, देखो मान के चलो दादाजी हैं, दादाजी के भी दादाजी ले लो, या आज से ले लो, हम चंद्रगुप्त मौर्य को ले लेते हैं, सिकंदर को ले लेते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ले लेते हैं। क्या इनकी जो मूल आवश्यकताएं थीं और क्या हमारी जो मूल आवश्यकताएं हैं, इनमें कोई अंतर था? अंतर है? नहीं। वो लोग भी भोजन करते थे, हम लोग भी भोजन करते हैं। उनके लिए भी कपड़े की जरूरत थी, हमारे लिए भी कपड़े की जरूरत है। उन्हें भी रहने के लिए मकान की जरूरत थी, हमारे लिए भी मकान की जरूरत है। तो देखो जमाना बदल रहा है, लेकिन आवश्यकताएं नहीं बदल रही हैं। मानव की आवश्यकताएं वही हैं। तो पुरापाषाण काल का जो मानव था, इस काल का जो मानव था, क्या इसकी मूल आवश्यकताएं नहीं होंगी? कुछ होंगी ना, इसकी भी मूल आवश्यकताएं। हमारी मूल आवश्यकता क्या है? पहली मूल आवश्यकता क्या है? भोजन। तो क्या ये बगैर भोजन का रह सकता है? तो इसकी भी कोई मूल आवश्यकता थी, भोजन। आज हमारी दूसरी मूल आवश्यकता क्या है? कपड़ा। यदि कपड़े नहीं, किस लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, किस लिए हम पढ़ा रहे हैं, किस लिए आप लोग पढ़ रहे हैं? अच्छे कपड़ा, मकान, इसी के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, तो आज के मानव के लिए भी तो कपड़े की जरूरत है, ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, तरह तरह की मौसमी घटनाओं से बचने के लिए कपड़े की जरूरत है कि नहीं है? तो उस काल के मानव के लिए कपड़े की क्या जरूरत नहीं थी? थी। ठीक है, आज के मानव के लिए मकान की जरूरत नहीं है। क्यों? मकान नहीं होगा तो मौसमी घटनाएं जैसे पानी हुआ, बरसात हुई, धूप हुई, ठंडी हवाएं हुई, हमें झकझोर नहीं देंगी। तो उस काल के मानव को भी इन चीजों की आवश्यकता थी। तो देखो बेटा, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है यही। तो इनकी भी कुछ क्या होती थी? मूल आवश्यकताएं होती थी। क्या होती थी बेटा? मूल आवश्यकता होती थी। अब इन मूल आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं बेटा? इनकी मूल आवश्यकता थी भोजन, कपड़ा और मकान। इनकी भी मूल आवश्यकता थी। यस नो? ये तीन आवश्यकताएं थी, मूल आवश्यकताएं। तो इस काल के मानव की भी तो मूल आवश्यकताएं होंगी। क्या इस काल के मानव की तीन आवश्यकताएं नहीं होंगी, मूल आवश्यकताएं? तो भाई इनका भी भोजन होगा, ये भी कुछ ना कुछ खाते रहे होंगे, और इनके पास ये भी कपड़े वस्त्र कुछ ना कुछ कपड़ा पहनते रहे होंगे, वस्त्र, और इनके पास भी मकान था, तो भाई इनको भी मकान की जरूरत थी। देखो अब यहाँ आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। क्या आने वाला है? यहाँ पर आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। देखो यहाँ का जो मानव था वो भोजन में क्या खाता था, आज हम लोग क्या खाते हैं? देखो भोजन सब करते हैं, लेकिन भोजन में क्या खाते हैं ये डिपेंड करता है उस काल के तकनीकी पर। या सुनो, क्योंकि देखो इस काल का मानव भी भोजन करता था, लेकिन क्या खाता था? मांस खाता था, सबसे ज्यादा मांसाहारी था। इसी कारण हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं? मांसाहारी। ये क्या था? मांसाहारी। और साथ में क्या था बेटा? शाकाहारी भी था। दोनों प्रकार का था, शाकाहारी भी था और मांसाहारी भी था। मांसाहारी देखो हमने सबसे पहले लिखा, इसका मतलब है इस काल का व्यक्ति मांस ज्यादा खाता था। क्या खाता था? मांस ज्यादा खाता था। क्यों? क्या आज का मानव सबसे ज्यादा मांस खाता है? नहीं, शाकाहारी आज का मानव ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आज कृषि आ चुकी है, एग्रीकल्चर आ चुकी है। एग्रीकल्चर कहां से आई? तकनीकी के कारण।
या कोई तकनीकी नहीं थी तो एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था, कृषि का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। आज हमारे हाथ में तकनीकी है तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं है। इसी कारण ये लोग क्या करते थे, मांसाहारी ज्यादा थे, शाकाहारी ज्यादा थे। अब मांस में किसको खाते थे, तो मांस में खाते रहे होंगे भेड़, बकरी, खरगोश इत्यादि जानवरों को खाते रहेंगे। अब सर शाकाहारी में ये लोग किसको खाते थे, शाकाहारी में पत्ते हुए। आज भी तो हम जैसे कुछ सब्जियां बनाते हैं उसमें पत्ते डाल देते हैं, मसालों में भी पत्ते आते हैं, नीम की पत्ती भी खाते हैं। तो आज के हम लोग पत्ते नहीं खाते ना। तो उस काल के मानव भी क्या करते थे, पत्ते खाते थे। उस काल के मानव जंगल से फलों को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। जो इकट्ठा करने की मेथड है वो हमें इन्हीं से सीखने को मिली है। ये क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। तो फल फूल, और कुछ लोग फल फूल भी खाते थे, कंदमूल फल भी खाते थे। तो इस प्रकार से कुछ हम जैसे फूल खाते हैं, जैसे मुनगा के फूल हो गए, तो ये लोग भी क्या करते थे, शाकाहारी चीजों में पत्ते खाते थे, फल खाते थे और फूल भी खाते थे। ठीक है। अब कपड़े में ये क्या काम करते थे, जानवरों को मारते थे और जानवरों की खाल को उतार कर उसे सुखाकर पहनते थे। तो जानवरों की खाल को उतार कर, जानवर की खाल को उतार कर पहनते थे। अब मकान में कहां रहते थे, मकान में ये रहा करते थे गुफाओं में, कैब में। कहां रहते थे, गुफाओं में। अब कहना सर कि गुफाओं में क्यों रहा करते थे। अब प्रश्न ये होता है कि सर ये गुफाओं में क्यों रहते थे, क्योंकि गुफाएं एक प्राकृतिक आवास थे, एक नेचुरल हैबिटेट्स थे, प्राकृतिक आवास थे। क्यों, गुफाओं में रहने का मतलब है कि ये मौसमी घटनाओं से बच जाते थे। किससे बचते थे, मौसमी घटनाओं की मार से बच जाते थे। आज हम लोग मकान में क्यों रहते हैं, मौसमी घटनाओं के डर से। तो भाई इनको क्या मौसम का डर नहीं था, क्या इनको ठंड नहीं लगती थी, क्या इन्हें दुख की अनुभूति नहीं होती थी, क्या इन्हें सुख की अनुभूति नहीं होती थी, तो इनको भी तो होती रही होगी। तो देखो मौसमी घटनाएं जो थी, जैसे ठंड है, गर्मी है, बरसात है, क्या है, बरसात है, इन घटनाओं से। और तीसरा डर था, सबसे ज्यादा इनको डर था खूंखार जानवरों का। क्यों, ऐसा नहीं कि ये सो जाए और खूंखार जानवर आए वो इन्हें खा जाए। आज हम अपने मकान में गेट क्यों लगाते हैं, इसी कारण तो लगाते हैं कि कोई चोर ना आ जाए और हमें मार के ना चला जाए, हमारी संपत्ति ना लूट ले। इसी कारण तो हम क्या करते हैं, तो ये क्या काम करते थे, खूंखार जानवरों से बचाव के लिए गुफाओं में रहते थे। क्लियर। अब यहां से अब हमें यह देखना है कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, पुरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, पुरा पाषाण काल की। अभी मध्य पाषाण काल की हम बात नहीं कर रहे बेटा। किसकी बात नहीं कर रहे, मध्य पाषाण काल की बात नहीं कर रहे, हम पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल की बात कर रहे हैं। हमने अभी स्किप किया है मध्य पाषाण काल को। क्यों, क्योंकि मध्य पाषाण काल तभी समझ में आएगा जब हम इन दोनों को समझ लेंगे। ठीक है। अब इस समय का जो भोजन था नव पाषाण काल का, वो शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी प्लस मांसाहारी। प्यारे बच्चों, अब आप हमें यह बताओ कि देखो यहां पर जो मानव समाज था वो मांसाहारी ज्यादा थी, यहां पर शाकाहारी ज्यादा है। यस नो। अब देखिए कितना परिवर्तन आ रहा है। ये परिवर्तन क्यों, जैसे आप दिल्ली में हो, दिल्ली की स्टेशन पर हो, आपकी जेब में 500 रुपए हैं। ठीक है। मथुरा आते आते आपकी जेब में 100 रुपए बचे, मतलब 400। मान के चलो आप दिल्ली में हो और दिल्ली में आपकी जेब में 500 रुपए हो, आप कहाँ आ रहे हो, आगरा के लिए जा रहे हो, और आगरा आते आते आपकी जेब में एक भी रुपए नहीं बचा है। मतलब गेम कहाँ हो गया, मथुरा में हो गया। या सुनो, ये मथुरा, आगरा और दिल्ली के बीच में आपके जो 500 रुपए थे वो गायब हो गए कहीं ना कहीं। मतलब ये कांड कहाँ हुआ, बीच में हुआ। कुछ भी परिवर्तन हुआ वो कहाँ हुआ बेटा, बीच में हुआ। मतलब यहां पर जो व्यक्ति था वो मांसाहारी था, शाकाहारी कैसे बन गया इतने। तो मतलब इन दोनों के बीच में कोई तो ऐसा कांड हो गया, कोई तो ऐसी घटना घटित हो गई जैसे मानव बदल गया, पूरी तरीके से बदल गया, है ना। तो वो अभी हम बताएंगे उस कांड को, ऐसा क्या कारण था कि जो मांस ज्यादा खाता था वो व्यक्ति शाकाहारी पे आ गया। कपड़े में सूती वस्त्रों का प्रयोग करने लगे थे। किसका वस्त्र, सूती वस्त्र। सोचो, जो मानव जानवर की खाल को पहन रहा था अब वो सूती वस्त्रों पे आ गया। किस पे आ गया, सूती वस्त्रों पे आ गया। ऐसा क्या कारण है कि जानवरों की खाल को छोड़कर हम लोग सूती ऊनी कपड़े पहनने लगे। अब मकान में जो यहाँ पर गुफाओं में रहते थे अब वो मैदान में रहने लगे। कहाँ रहने लगे, मैदान में रहने लगे। कहाँ रहने लगे बेटा, मैदान में रहने लगे।
अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति गुफाओं में रह रहा था वो मैदान में कैसे आ गया। इतना बड़ा चेंज मानव के जीवन में कि इस इरा में जो मानव की एक्टिविटी थी वो कुछ और थी, लेकिन इस इरा में आते आते मानव की एक्टिविटी बदल गई। कुछ तो बड़ा कांड हो गया। वो कहां हुआ? वो कांड मध्य पाषाण काल में हुआ। कहां कांड हुआ? वो मध्य पाषाण काल में हुआ। अभी आप थोड़े सस्पेंस में रहिए, मैं बताने वाला हूं कि वो कौन सा कांड हुआ जिसके कारण मानव इतना भयंकर बदल गया था, है ना। तो मैदान में आ गए भाई। मैदान में आने से भाई कैसे मैदान में आ गए? सूती वस्त्रों का प्रयोग कैसे करने लगे? शाकाहारी, मांसाहारी कैसे बदल गए? ये सब कुछ वो देखते हैं। अभी थोड़ा सस्पेंस में रहिए, अब देखते हैं। देखो, अब सीधी सी बात और सिंपल सी बात, मैंने आपने कहा था जिसके पास जितनी बड़ी तकनीक उसका जीवन उतना अच्छा, है ना। आदमी सब वही है, मैं भी आदमी हूं, आप भी एक इंसान हो, सब इंसान है। जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सब इंसान है। लेकिन कहते हैं देखो वो बहुत फलाना आदमी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आदमी। क्यों? क्योंकि वो उसके पास स्कॉर्पियो है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। इसी मान के चलो कोई व्यक्ति बड़ी गाड़ी में जा रहा है, मान के चलो एरोप्लेन, अरे बहुत बड़ा आदमी है, अंबानी है, अडानी है ना। और तुमने कहा कि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा है, अरे बड़ा छोटा आदमी है। तो इंसान को बड़ा छोटा कौन बनाता है? तकनीक बनाती है। जिसके हाथ में जितनी बड़ी तकनीक उतना बड़ा, जिसके हाथ में जितनी छोटी तकनीक उतना गरीब, उतना मतलब उसे व्यक्ति समाज में अलग तरीके से देखता है। आपके पास बड़ी बड़ी तकनीक आ जाए, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाए, आपके पास बड़े बड़े औजार आ जाए, तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान वही हो। वही अंग तुम में है, वही अंग हम में है, वही सब में है। लेकिन तकनीक इंसान को बड़ा और छोटा बनाती है। तो इस काल के मानव के पास अलग तकनीक थी और इस काल के मानव के पास अलग तकनीक थी। यही कारण था कि इस काल की जो मानव थी उनकी एक्टिविटी कुछ और थी और इस काल के मानव की एक्टिविटी कुछ और थी। अब वो कौन सी तकनीक थी कि भाई इनके जीवन में इतने सारे इनोवेशन आ गए, इतने नवाचार आ गए, इतना जीवन सरल हो गया, लेकिन इनके पास वो तकनीक कौन नहीं थी? तो देखो, इस काल का जो मानव था, इस काल का जो मानव था वो कैसा था? उपभोक्ता था। क्या था? उपभोक्ता था। उपभोक्ता समझ रहे? उपभोक्ता, उत्पादक नहीं था। क्या था? उपभोक्ता था। लेकिन इस काल का जो मानव था, इस काल का जो मानव था वो कौन था? उत्पादक था। प्रोडक्शन करता था, उत्पादक था, चीजों का उत्पादन करता था। क्या था? यहां पर उपभोक्ता था, सिर्फ खाता था, उत्पादन नहीं करता था। उपभोक्ता था, यूज करता था। और यहां का व्यक्ति पहले उत्पादन करता था, इसके बाद खाता था। कारण क्या है वो फिर आपको बताने वाले हैं। तो यहां पर उपभोक्ता था, यहां पर उत्पादक था। उत्पादक का मतलब क्या था? ये एग्रीकल्चर का क्या करता था? प्रोडक्शन करता था। एग्रीकल्चर, कृषि करने लगा था। क्या करने लगा था? कृषि करने लगा था। कृषि करने लगा था ये मानव। यहां का मानव क्या करने लगा था? कृषि करने लगा था, कृषक बन गया था ये। इस प्रकार का मानव, इस काल का मानव क्या बन गया था? कृषक बन गया था। अब कैसे कृषक बना, इसकी भी अपनी कहानी, वो भी अभी सुनिए। तो उपभोक्ता था और इस काल का जो मानव था वो खाद्य संग्राहक था। क्या था? खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक था मतलब खाद्य का मतलब भोजन, खाना। खाना संग्राहक का मतलब स्टोर। ये भोजन को इकट्ठा करता था। क्यों? क्योंकि इसे डर था पता नहीं कल कुछ खाने को मिला या नहीं मिला। मान के चलो 2-4 जानवर इसे मिल गए, सबको मार मूर के लाया और स्टोर कर लिया उसको। मान के चलो कुछ फल फूल मिले, उनको स्टोर कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? और बाद में क्या किया? उसको 2-4 दिन के लिए स्टोर करके खाने की प्रवृत्ति थी इनकी। इनको डर था कि भोजन कल मिले या ना मिले, इसी कारण इसको स्टोर कर लेते थे। उसी पद्धति, उसी सिस्टम के आधार पर इनको खाद्य संग्राहक कर दिया गया। ये मानव जो था वो क्या काम करता था? ये मानव शिकार करता था। तो ये मानव कैसा था? शिकारी था। कैसा था? शिकारी था। शिकार करके अपने पेट को पालता था, अपने पेट पूजा करता था। शिकारी को हम क्या कह सकते थे? आखेटक। तो किस काल का मानव आखेटक था? आखेटक का मतलब ही क्या होता है? शिकार करने वाला। आखेट कहलाता है जानवर। आखेट, आखेट को मारने वाला क्या कहलाता है? आखेटक। तो ये क्या था बेटा? आखेटक था। इसके अलावा जो मानव का जीवन है वो घुमक्कड़ था। कैसा था बेटा?
घुमक्कड़ था। इस काल का जो मानव था घुमक्कड़ था, खाना बदोशी था, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन की तलाश में घूमता रहता था। क्यों? क्यों दिन भर ही घूमता रहता था? बिल्कुल सर, बिल्कुल घूमता रहता। मैंने कहा, क्या कहा था? सर इतना सा होता था, पेट इतना बड़ा होता था। अब सोचो, पेट तो जानवर का है उनके उनके पास, तो वो दिन भर खाएंगे ना पेट को भरने के लिए, तो दिमाग तो चलाएंगे नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ, इस काल के मानव का पेट सिकुड़ने लगा और माइंड बढ़ने लगा, दिमाग बढ़ने लगा। ऐसा कैसे हो गया? मतलब इनकी खाने की क्षमता यहां तक आने में कम हो गई और सोचने की क्षमता बढ़ गई। यही कारण है कि इनके पास अच्छी अच्छी तकनीकें आ गई। इनके पास तकनीकी नहीं आई क्योंकि यह नर और बानर की फॉर्म यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस यहां पर मानव हुआ करता था, है ना, तो उस फॉर्म में था। मैंने कहा था ना ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो इसी काल में आने वाला मानव था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव। ठीक है, तो खाद्य संग्राहक था, शिकारी था, आर्किटेक्ट था, घुमक्कड़ था, खाना बदोशी था, मतलब जनजाति है। जैसे जनजाति जानते हो, आज इस शहर में, कल दूसरे शहर में, परसों तीसरे शहर में, फिर चौथे शहर में, तो एक जनजातीय जीवन यापन करते थे ये लोग। क्या करते थे? जनजातीय जीवन यापन करते थे। क्लियर? आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन बेटा क्या था, अब इनके पास सर आप बोल रहे, लेकिन इस काल का अंत होते होते इनके हाथ में एक चीज लग गई। क्या है वो चीज? इनने क्या कर लिया? आग का आविष्कार कर लिया। क्या कर लिया? आग का आविष्कार कर लिया। क्या कर लिया? आग का आविष्कार। मतलब इस काल का अंत होने वाला था और इस काल में क्या हो गया बेटा? आग का आविष्कार हो गया। जैसे मैं कहूं कि पापा, आज सबके पापा भी हैं, हम भी हैं, सबके पापा हैं, है ना, तो मोबाइल तो पापा के जमाने में आ गया ना, स्मार्टफोन, लेकिन उसका यूज कौन कर रहा है? हम लोग कर पा रहे, क्योंकि वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो मान के चलो पापा ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं और आप उनकी संतान होमो हैबिलियस है ना। तो आप आग का आविष्कार सबसे अच्छा कौन करेगा? आने वाली पीढ़ी। जो स्मार्टफोन है उनका यूज हमारे पापा के जमाने में आ गए थे, लेकिन उनका यूज वो नहीं कर पाए, हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। क्यों? जैसे जैसे पीढ़ी आती है वो तकनीक को किस तरीके से प्रयोग करना वो बेहतर तरीके से जानते हैं। आज के छुटके जो बच्चे आ रहे हैं वो और स्मार्टफोन को किस तरीके से उसका प्रयोग करना वो हमसे अच्छे जानते हैं। क्यों? तो आग का आविष्कार जो यहां पर होगा वो सबसे अच्छा प्रयोग कहां होगा? यहां पर। क्लियर? अब मैंने क्या कहा था कि ये मानव का जो जीवन है, जो नप्पा साल काल का जीवन है, आप देख रहे हैं इतना सारा परिवर्तन कैसे आ गया भाई। आप समझ लीजिए इस आग ने क्या काम किया। आग ने घी में आग डालने का काम किया। कैसे? देखो, आग आने से, आप कहना सर आग का आविष्कार कैसे हुआ, ये भी एक रोचक तथ्य है। तो मान के चलो उस समय ना तो तुम थे ना हम थे, वो जिसने ये इतिहास लिखा ना वो था। हम संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। मान के चलो कि एक पत्थर पे पत्थर गिरा और आग लग गई घर्षण से और उसमें कुछ जीव जंतु मर गए, तो इस बात की संभावना कम है। ठीक है। अब मैंने कहा कि मान के चलो तुम बहुत भूखे थे, तुम एक शिकारी हो, उस जमाने में चले जाओ। ठीक है। अब तुम इतने भूखे थे कि एक तुम्हें जानवर मिला हो, तुमने पत्थर उठा के उस जानवर को मारा, खींच के ऐसा मारा, है ना, लेकिन वो जानवर उचक के भाग गया, जंप लगा के वो पत्थर किसी अन्य पत्थर से टकरा गया जिससे चिंगारी निकली और उसने आग लगा दी। उस आग में की जद में कई जानवर आ गए और वो जानवर जलने के कारण तुमने उनको खाया और तुम्हें स्वाद लगा अच्छा। फिर ये घटना की जानकारी तुमने सबको दी कि पत्थर में पत्थर मारो, आग लगाओ, जानवर को पकाओ और खाओ। तो अब यहां से मानव की जीभ में लालच आ गई, अच्छा खाना मिल गया। तो मान के चलो यहां पर कल्लू ने किसी को देखा, कल्लू नाम का एक शिकारी था, उसने ये घटना को देखा, कल्लू ने बल्लू को बताया, बल्लू ने लल्लू को बताया, इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती गई, है ना। तो मान के चलो कि आग का आविष्कार ऐसे हुआ। फिर इस आग ने क्या काम किया, धीरे धीरे मान के चलो आज झांसी के पूरे जंगल साफ कर दिए इन लोगों ने। भाई अब अच्छा लग रहा है मास्क, तो सब लोगों ने मिलकर आग लगा दी झांसी के जंगलों में। कल ग्वालियर के जंगल खा गए, परसों आगरा के खा गए, मथुरा के खा गए, दिल्ली के खा गए, धीरे धीरे पूरे जंगलों में आग लगा दी। अब भाई तुम जंगलों में पूरी तरीके से आग लगा दोगे, जंगल में क्या लगाओगे? आग लगाओगे, तो जंगल खत्म हो जाएंगे और क्या आ जाएगा? मैदान। क्या आ जाएगा? मैदान।
या सुनो, अब यहाँ पर कृषि क्यों नहीं हो रही थी बेटा? क्योंकि यहाँ पर जंगल थे, मैदान थे ही नहीं। अब यहाँ पर क्या आ गए? मैदान आ गए। देखो यहाँ पर आग लगाना प्रारंभ की, यहाँ पर मैदान आ गए, और मानव कहाँ रहने लगा? मैदान में। या सुनो, और जब वो मैदान में रहने लगा तो मैदान में क्या करने लगा? कृषि। आप कहना सर कृषि क्यों करने लगा? कृषि भी करने लगा, पशुपालन भी करने लगा, दोनों करने लगा। सर ये कृषि और पशुपालन दोनों क्यों करने लगा? अरे बेटा, अब जंगल खत्म हो गए, और जंगल खत्म हो गए तो जानवर भी खत्म हो गए। तुमने जो जंगल में आग लगाई तो साथ में जानवर भी तो खा ले तुमने, पूरे जानवर भी खा लिए, जंगल भी खा लिए। अब तुम्हारे लिए खाने को बचा कुछ है? नहीं बचा ना, तो भूखे मरोगे ना। और जब तुम भूखे मरोगे ना तो कोई ना कोई तुम्हारे दिमाग में आइडिया आएगा। क्या आएगा? आइडिया आएगा, और फिर वो आइडिया आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये क्या करने लगे? भूखों मरने लगे। तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्या काम किया? जैसे मैं एक आइडिया की बात करता हूं, ठीक है। अब ये जंगल सबसे ज्यादा कहां जलाए गए? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में ही इसे परिवर्तन का काल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परिवर्तन का काल कहते हैं। या सुनो, इसे संक्रमण का काल कहते हैं। ये संक्रमण का काल था। मानव इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाने के लिए जितने भी परिवर्तन हो रहे थे वो इस काल में हो रहे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा आग इस काल में लगाई गई, तब तो इसमें मैदान निकल पाए। यहां आग का आविष्कार हुआ, यहां पर आग का आविष्कार हुआ, यहां आग का प्रयोग किया गया व्यापक पैमाने पर, और प्रयोग के बाद क्या निकला है? मैदान निकला है। और मैदान का प्रयोग कौन करेंगे? नव पाषाण काल वाले करेंगे, है ना। तो सॉरी, मैं थोड़ा पानी पी लूं। तो बेटा हम लोग थे पशुपालन और मैदान। अब सोचिए कि हम सब लोग शिकारी मानव हैं, और हम लोग मध्य पाषाण काल में भटक रहे हैं। अब जंगल तो पूरे जल गए मध्य पाषाण काल में। अब हम लोग भूखे मर रहे हैं। हम लोगों ने 2-4 पशुओं को देखा, 2-4 गायों को देखा, है ना, और हम लोग झट से गए, उनको पकड़ लिया हमने 2-4 गायों को और ले आए। बकरी मान लो कि बकरी, क्योंकि गाय शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बकरी, 2-4 बकरी या गाय मिली, उनको हम क्या करके लाए? पकड़ के लाए, है ना। अब पकड़ के लाए तो हम लोगों ने एक को काट के खा लिया, और इन 3 को बांध दिया कि कल परसों खाएंगे इसको। क्या खाएंगे? परसों खाएंगे, या अगले दिन खाएंगे, नेक्स्ट डे खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें खाने की चिंता है। पूरी खा जाएंगे तो फिर कल क्या खाएंगे? खाने की चिंता है। तो सोचो कि आज तुमने एक को काट के खा लिया, अब 3 गायों को तुमने बांध दिया। अब तुम सो के सुबह जब उठे तो तुमने देखा कि एक बछड़ा है और गाय का दूध पी रहा है। जब तुमने देखा यार कि ये चमत्कार हो गया, फिर तुमने भी दूध पीना स्टार्ट कर दिया। तुमने भी उस बछड़ी की क्रिया को अपनाया। तुमने कहा यार ये तो कमाल हो गया, हम भी दूध पी सकते हैं। तो कुछ मिल्क उन्होंने निकाल कर बछड़ा को पिलाया, और कुछ मिल्क उन्होंने खुद प्रयोग में लाना प्रारंभ कर दिया। मतलब तुम्हारा उद्देश्य क्या था? पशुपालन का उद्देश्य तो तुम्हारा था नहीं, लेकिन तुमने पशुपालन कर लिया। तुम उन गायों को लाए थे काटने के उद्देश्य से, लेकिन सुबह क्या हुआ? जो चमत्कार हुआ उसके बाद तुमने उनको हमेशा के लिए बांध लिया। मतलब पशुपालन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कब आया बच्चों? मध्य पाषाण काल में आया। लेकिन ये पशुपालन कौन था? अस्थायी पशुपालन था। लेकिन स्थायी पशुपालन का कॉन्सेप्ट कब आने वाला है? नव पाषाण काल में आने वाला है। मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। तो मैदान ने कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया, ठीक है। अब तुमने जो आग लगाई उससे एनवायरमेंट भी चेंज हुआ बेटा। क्या हुआ बेटा? एनवायरमेंट भी चेंज हुआ। एनवायरमेंट का मतलब है अब थोड़ी वातावरण में गर्मी आई, और गर्मी ने घास को जन्म दे दिया। किसको जन्म दिया बेटा? घास को। अब मेरी बात को सुनना, मैं आपको जोड़कर रिलेट करके पढ़ाने वाला हूं कि एनवायरमेंट जब चेंज हुआ तो एनवायरमेंट ने घास को जन्म दिया, और घास में भाई सब घास ही तो है। गेहूं भी तो एक घास का प्रकार है, या सुनो। तो मान के चलो घास में गेहूं आ गया, तो गेहूं के जो दाने निकले, अब आदमी तो भूखा फिर ही रहता, भूखमरी थी उस समय, है ना। तो आदमियों ने वो दाने निकाल कर पीस कर खाना प्रारंभ कर दी, और उनकी कुछ क्या कर ली? बचत कर ली। उसकी क्या कर ली? कुछ बचत कर ली, और फिर धीरे धीरे उनको प्रारंभ कर दिया बोना। इस प्रकार से कृषि का प्रोडक्शन प्रारंभ हो गया, और कृषि का जो कार्य था, कृषि कार्य पद्धति थी,
वो भी प्रारंभ हो गई, है ना। और पशुपालन, कृषि पहले आई कि पशुपालन पहले आया? पशुपालन पहले आया, कृषि बाद में आई, है ना। तो घास ने क्या हुआ, गेहूं को जन्म दिया और गेहूं ने मानव को। तो भाई कृषि का जो कॉन्सेप्ट आया वो कब आया बेटा? नवपाषाण काल में आया। कब आया? और ऐसा संभव किसने बनाया? एक तकनीक थी, उस तकनीक का नाम था बेटा क्या? उस तकनीक का नाम था आग, है ना। क्लियर? तो अब हम देखते हैं, अब जब हम देखते हैं कि कृषि ये लोग कर रहे थे तो कृषि में क्या उपजा रहे थे? कृषि में गेहूं उपजा रहे थे, चावल उपजा रहे थे, गेहूं चावल, है ना। तो गेहूं के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है मेहरगढ़ से। गेहूं के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से। चावल के साक्ष्य कहां से मिले? कोल्डेहवा से। कहां से बेटा? कोल्डेहवा से, है ना। अब कृषि करने के लिए अब ये लोग क्या कर रहे थे? कृषक बन चुके थे, यानी किसान की फॉर्म में आ चुके थे। अब पशुपालन, पशुपालन कहां से हो रहा था? पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बागोर से, राजस्थान के बागोर से मिले हैं और आदमगढ़ से मिले हैं। ये कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि बागोर कहां है। यहां से कृषि के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ से। आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। अब प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पशुपालन में सबसे पहले किसको पाला? तो भेड़ बकरी को पाला, भेड़ बकरी को पाला, गाय को पाला। किसको पाला? गाय को पाला पशुपालन। कृषि में गेहूं चावल की मेहरगढ़। और इसी काल में जब आग आ गई तो इसी नवपाषाण काल में मानव के पास एक धातु आ गई बेटा। वो धातु का नाम क्या था? तांबा। तो सबसे पहले धातु का प्रयोग करने वाला कौन सा काल था? वो था नवपाषाण के काल के व्यक्ति ने तांबे का प्रयोग किया। और तांबे का प्रयोग करके तांबे का प्रयोग करके खेत की खुदाई की। और जितनी अच्छी खुदाई होगी प्रोडक्शन उतना अच्छा होगा, और जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा उतनी अच्छी बचत होगी, और जितनी अच्छी बचत होगी उतना बेहतर जीवन होगा। जैसे मान के चलो आपके पास घर में 5,000 रुपये बचते हैं तो आपके घर वाले आपको झांसी भेज देंगे पढ़ने के लिए। मान के चलो 25,000 बचने लगे तो फिर आगरा भेज देंगे। मान के चलो 50,000 बचने लगे तो दिल्ली भेज देंगे। मान के चलो 5 लाख बचने लगे तो अमेरिका फेंक देंगे आपको उठा के। मतलब सब कुछ बचत पर हो रहा है ना। बचत होगी वैसे वैसे आपकी घर की एक्टिविटी बदल जाएगी, है ना। बचत ज्यादा हो रही, मोटरसाइकिल ले ली। बचत ज्यादा हो रही, 4 व्हीलर ले ली। बचत ज्यादा हो रही, दुनिया भर के आपने काम बढ़ा दिए, है ना। सब बचत का खेल है बेटा। और बचत कहां से आती है? प्रोडक्शन से, यानी उत्पादन से। उत्पादन कहां से आता है बेटा? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर कहां से आता है? जब अच्छी तकनीक होती है, और तकनीक इनके हाथ में लग चुकी थी, है। आपको ये बात हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अब यहां से हमें एक चीज और देखना है कि मैं आपको बताने वाला था कि मैंने आपको यहां बताया पूरा पाषाण काल, है ना। पूरा पाषाण काल। और यहां पर हमने आपको बताया बेटा नवपाषाण काल, है ना। अब इनके बारे में थोड़ा हम आपको माइक्रो एनालिसिस करवाते हैं कि किस तरीके से आपको इसमें याद करना है। तो बेटा नवपाषाण काल में बेटा यहाँ का जो मानव था वो कैसा था? देखो अब हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एनालिसिस वे में चल रहे हैं। तो ठीक है, पुरापाषाण काल का मानव था आकेटक, आकेटक था। खाद्य संग्राहक था, घुमक्कड़ था, खाना बदोशी था। इस काल का मानव क्या था बेटा? कृषक था। क्या था? कृषक था। इसके अलावा अब यहां पर कृषि कार्य का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था, लेकिन यहां पर कृषि कार्य का कॉन्सेप्ट आ चुका था। यहां पर क्या आ चुका था? कृषि कार्य का। अब मैंने यहां पर कृषक बताया, तो कृषक में ये क्या करता था? कृषि भी करता था और पशुपालन भी करता था, ये दोनों चीजें करता था। अब प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहां पर ये आने वाला है कि सर्वप्रथम मिश्रित कृषि कब प्रारंभ हुई? मिश्रित कृषि कब प्रारंभ हुई? ये काफी सेंसिटिव क्वेश्चन है हुई। तो ये नवपाषाण काल,
बी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता और डी गुप्त काल। तो बेटा सबसे पहले तो मैं इस मिश्रित वर्ड को समझना होगा, तब जाके आप आंसर पर टिक कर पाओगे। यदि आप मिश्रित वर्ड को नहीं समझ पा रहे तो आप टिक नहीं कर पाओगे। मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिश्रित का मतलब होता है मिश्रण। और मिश्रण कब बनता है? जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मिश्रण कब बनता है? मिश्रण का मतलब क्या होता है? जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे चाय क्या है? एक मिश्रण है, क्योंकि दूध ने पानी को सपोर्ट किया और पानी ने दूध को सपोर्ट किया, तभी तो मिश्रण बन पाया। मिश्रण का मतलब होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना, है ना। हम आपको शुद्ध हिंदी में बता रहे हैं कि इसका मतलब होता है एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है। तो देखो मेरा कहने का मतलब है कि कृषि किसको सपोर्ट करती है? पशुपालन को। और पशुपालन किसको सपोर्ट करता है? कृषि को। कैसे? मान के चलो कृषि में जो गेहूं निकलता है उसके दाने निकाल लो तो क्या बच जाता? भूसी बच जाती ना। तो भूसी हम किसको खिलाते हैं? पशुओं को खिलाते हैं। और पशुओं की जो खाद निकलती है वो खाद को किस में डालते हैं? खेतों में डालते हैं। और खेत किसका काम करती है? खाद किसका काम करती है? कृषि को बहुत अच्छा उपजाऊ बनाती है। तो देखो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना। और सपोर्ट करने के कारण ही सबसे पहले जो मिश्रित कृषि का कॉन्सेप्ट आया था, वो मिश्रित कृषि का कॉन्सेप्ट कब आया था बेटा? नवपाषाण काल में आया था। अब एक क्वेश्चन और आया था कि मिश्रित धातु का प्रयोग सबसे पहले कब आया था? वो हड़प्पा काल में आया था। ये कॉन्सेप्ट अलग है मिश्रित कृषि का, वो मिश्रित धातु का कॉन्सेप्ट है। तो मिश्रित का मतलब होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना। पशुपालन की जो खाद है, गोबर है, वो खाद का प्रयोग करते हैं और खाद कृषि को अच्छा बनाती है। और कृषि से जो भूसी निकलती है वो पशु खाते हैं। एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे, इसी कारण यहाँ पर क्या आ गया? पशुपालन आ गया। क्या आ गया? पशुपालन आ गया। इसके अलावा अब जब ये लोग मैदान में आ गए, देखो अब हम यहां से आपको थोड़ा सा हल्का सा कहां तक ले जा रहे हो? हड़प्पा सभ्यता की साइड, हल्का सा थोड़ा सा तो मैं एक क्लू देने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता तक कैसे जाओगे, ठीक है। तो आप यहां पर देखोगे नवपाषाण काल में क्या हुआ? नवपाषाण काल में क्या हुआ? नवपाषाण काल में कृषि प्रारंभ हुई। कृषि ने बचत को जन्म दिया। कृषि ने बचत को जन्म दिया। बचत ने, मेरी बात को समझ रहे ना, बचत ने जीवन को स्थायी बना दिया। क्योंकि बचत होगी तो बचत से तुम क्या करोगे? मकान बनाओगे। बचती पे तो मकान बनते हैं। जिसकी जितनी बचत उतना अच्छा मकान। यदि किसी का मकान अच्छा है तो समझ जाओ उसकी मोटी मोटी बचत होने वाली है। आप अनुमान लगा सकते हो कि भाई इसकी मोटी मोटी बचत होती है तभी तो अच्छा मकान है। तो देखो मकान, और मकान क्या होते हैं? जिनके मकान बन जाते हैं वो जीवन को कैसा कर लेते हैं? स्थायी कर लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जनजातियों की तरह मूड पर उठा के, सर पर उठा के भाग जाए। कर सकते हो क्या? जनजाति मान के चलो तुम मकान को उठा के भाग जाओगे, सर पर नहीं उठा पाओगे ना। तो यदि मकान बना लिया तो आप स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये मकान किसने बनाया? बचत ने। और बचत ने स्थायी जीवन को जन्म दे दिया। जब स्थायी जीवन हो गया, बचत ज्यादा होने लगी, तो कुछ आदमी क्या हो गए? फुर्सत हो गए। क्या हो गए बेटा? कुछ आदमी फुर्सत हो गए, मतलब कुछ आदमी फ्री हो गए। उन फुर्सत आदमियों ने क्या काम किया? कुछ नए तरीके के इनोवेशन समाज में प्रारंभ कर दीजिए। मान के चलो देखो कुछ आदमी ठलुआ होते हैं। ठलुआ आदमियों का दिमाग क्या होता है? इक्कड़ चलता है। क्या चलता है? इक्कड़ चलता है। वो अलग अलग तरीके का दिमाग लगाते, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो वो कुछ ने क्या काम किया? कुछ व्यापारी बन गए। कुछ क्या बन गए? व्यापारी बन गए। कुछ शिल्पकार बन गए। उन्होंने कहा नहीं हम तो क्या करेंगे, अब मृदभांड बनाएंगे। कुछ मान के शिल्पकार में मतलब क्या, इनने मृदभांड बनाए। तो सबसे पहले मृदभांड कहाँ बनाए गए? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मृदभांड का कॉन्सेप्ट कहाँ आया? नवपाषाण काल में। सबसे पहले मृदभांड कब बनाए गए? नवपाषाण काल में बनाए गए, ना कि पुरापाषाण काल में बनाए गए, ठीक है। तो शिल्पकार, कुछ शिल्पकार बन गए, ठीक है। कुछ शिल्पकार के साथ अब कुछ लोग क्या करने लगे? शासक वर्ग का काम करने लगे। शासक वर्ग का काम कैसे? इनने कहा भाई, कुछ ठलुआ आदमी थे, उनने कहा कि भाई, इन कुछ लोगों से कहा कि तुम थोड़ा थोड़ा हमें टैक्स दो, बाकी तुम्हारे जो खेतों में जानवर आते हैं उनकी हम रखवाली करेंगे रात में, और तुम्हारा कोई अनाज ना छीन ले उसकी भी रखवाली करेंगे। तो यहां से शासक वर्ग का भी कॉन्सेप्ट आ गया। अपने मन से शासक वर्ग का कॉन्सेप्ट नहीं आया भाई, ये सब बचत के ऊपर हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? ये बचत के ऊपर हो रहा है। अच्छी मोटी मोटी बचत होने लगी
तो भाई तुम्हें डर लगेगा कि हमारा कोई छीन ना ले, तो तुम ही लोगों ने मिलकर किसी को शासक बना दिया, उसने अपनी सेना रख ली, वो आपसे इस बचत के आधार पर क्या करने लगा, कर लेने लगा, और उसने एक शासक वर्ग को बिल्ड कर लिया, खुद राजा बन गया। अब यहां से बचत होने लगी तो कुछ आदमी और ज्यादा ठलुआ हो गए, तो उनने कहा इस बचत पर आए तो भाई पुरोहित वर्ग आ गया। उनने कहा कि भाई ईश्वर होता है और ईश्वर तक तुम्हें पहुंचना है, तो आओ हम तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा रहे हैं, यदि तुम्हारी जिंदगी में कुछ गलत चल रहा है तो वो हम ठीक कर देंगे। तो वो कहाँ आ गया बेटा, पुरोहित वर्ग आ गया, उसके बदले में थोड़ा सा अनाज मुझे भी दे दो, थोड़ी सी बचत हमें भी दे दो। तो सब किस पे हो रहा था बेटा, बचत पे हो रहा था। फिर इसी बचत ने मकानों को जन्म दिया, फिर इसी के बगल में एक और मकान बन गया, मकान के मकान बनते गए और मकानों ने गांव का जन्म लिया और गांव ने नगर का जन्म ले लिया, और नगर का जब जन्म लेंगे तो हम हड़प्पा सभ्यता में आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सभी लोगों के लिए सुनने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, और हमें ज़रूर बताएं अपनी प्रतिक्रिया के रूप में कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है। यदि आप कुछ इसके ऊपर कमेंट्स लिखते हो तो हमें उससे मोटिवेट होंगे हम, और आगे आपकी क्लासों को निरंतर करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।